मैं श्रीमती प्रेम परिहार, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, सहायक आचार्य, आज आपको मुद्रा का अर्थ विषय के ऊपर जानकारी दी जाएगी। मुद्रा सामान्यतः वह वस्तु जिसे हम घर से बाहर निकलने से पहले एक बार अवश्य जांचते हैं कि यह हमारे पास है या नहीं, क्योंकि इसके बिना हमारी कोई कीमत ही नहीं हो पाती। वर्तमान युग डिजिटल युग है, लेकिन फिर भी हम हमारे मोबाइल के अंदर भी वॉलेट में ये ज़रूर चेक करते हैं कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है। क्या पता कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मुद्रा अभी हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक हुई है। इससे पहले भी मुद्रा की आवश्यकता बनी हुई थी। प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय का दौर था, तब भी वस्तुओं को आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इसमें एक वस्तु लेकर के दूसरी वस्तु दी जाती थी और दोनों ही पक्षों की संतुष्टि होना आवश्यक था। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी, वह उस वस्तु को दूसरी वस्तु प्रदान करके ले लेता था। यह वस्तु विनिमय का जमाना था। परंतु इस समय इस वस्तु विनिमय में अनेक प्रकार के दोष व्याप्त थे, जैसे कि दोहरे संयोग का अभाव होना, यानी कि कई बार ऐसा होता था कि समय पर पर्याप्त और पूर्ण रूप से हमें किसी ऐसे संयोग का उपलब्ध ही नहीं हो पाना था जिससे कि हम हमारी मनवांछित वस्तु खरीद पाएं। सामान्यतः जो वस्तुएं हम विनिमय के रूप में प्रदान करते थे, उनके अंदर मूल्य मापक का अभाव था। यानी हम यह नहीं कह सकते कि जितनी मात्रा में हमने वस्तु दी है, उतनी ही मात्रा में उतने ही मूल्य का हमने दूसरी वस्तु प्राप्त की है। वस्तु की अविभाज्यता भी एक प्रमुख दोष थी, यानी कि हम उस समय वस्तु को विभाज्य नहीं कर सकते थे। जैसे कि यदि हम पशुधन दे रहे हैं तो हम उसका विभाजन नहीं कर सकते थे, और संचय शक्ति भी उस वस्तु में नहीं हो पाती थी। जैसा कि आज हम पैसा जमा कर पाते हैं, संचय कर पाते हैं, लेकिन पुराने समय में प्राचीन वस्तुओं के जब वस्तु विनिमय हम करते थे तो उनको हम संचय नहीं कर पाते थे, और मूल्य का पर्याप्त रूप से हस्तांतरण भी हम नहीं कर पाते थे। इन सब दोषों के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली अपनी महत्ता खोती चली जा रही थी। मुद्रा के संदर्भ में मार्शल का एक कथन बहुत ही सटीक और लोकप्रिय है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मानव को आवश्यकता पड़ती गई, वैसे वैसे वह नवीन आविष्कार करता गया। उदाहरण के रूप में मुद्रा को ही हम देख लेते हैं कि आखेट के युग में पशुओं की खाल, दांत, हड्डियां आदि मुद्रा के रूप में हम प्रयोग करते थे। लेकिन जब पशुपालन का युग प्रारंभ हुआ तो पशु का दूध, ऊन आदि हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने लगे। और जैसे जैसे हम कृषि युग की ओर बढ़ते गए, हमारी मुद्रा भी बदलती गई। उस समय हम अनाज, फल, सीप आदि चीज़ों का मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लग गए। विकास की कड़ी में जैसे ही हम औद्योगिक युग में पहुँचे, हमने धात्विक मुद्रा को अपनाना आरंभ कर दिया और हुंडी आदि का हमने प्रचलन किया। आधुनिक युग में हम पहुँच गए हैं, तो आधुनिक युग में आप जानते हैं कि सांकेतिक मुद्रा, बिटकॉइन जैसी मुद्राएं हमारे अर्थतंत्र में प्रवेश कर गई हैं, और आज का समाज नकदी रहित समाज के रूप में जाना जाने लगा है। यानी कि हमें नगद कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा पहुंचाना बहुत ही त्वरित गति से होने लगा है। इस प्रकार मुद्रा समाज के विकास के साथ साथ अपना स्वरूप, कार्य और प्रक्रिया बदलती रही है। सामान्यतः हम देखें तो मुद्रा शब्द अंग्रेजी के शब्द मनी का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति मोनेटा शब्द, जो कि लैटिन भाषा का है, उससे हुई है।
जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था, जिसे स्वर्ग की रानी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसकी दूसरी अवधारणा भी है जो हमें ये बताती है कि मुद्रा शब्द का विकास या उद्भव लैटिन भाषा के शब्द प्यूक्योसनिया से हुआ है, जिसका मतलब प्यूकुस अर्थात पशुधन से है, जो पहले मुद्रा के रूप में प्रचलित था। सब जानते हैं कि प्रारंभिक समय या आदिकाल के अंदर जिस भी व्यक्ति के पास में जितना अधिक पशुधन था, जितना अधिक गायें थी, वह उतना ही धनवान, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही धनिक माना जाता था। मुद्रा की परिभाषाएं दो प्रकार से परिभाषित है, दो वर्ग हैं हमारे यहाँ मुद्रा की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए। पहला वर्ग जो है विचारधारा के अनुसार है, जिसमें 3 प्रकार की परिभाषाएं मानी जाती हैं, जिसमें पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है विस्तृत दृष्टिकोण और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। दूसरी जो हमारी अवधारणा है, दूसरा हमारा जो वर्ग है, वह है प्रकृति के अनुसार, और इसके अंदर भी 3 प्रकार की परिभाषाएं हैं, जिसमें वैधानिक परिभाषाएं, वर्णनात्मक परिभाषाएं और सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इन परिभाषाओं का अध्ययन हम अपने अगली वीडियो में करेंगे।